हाय एवरीवन, माय नेम इज़ लोकेश। स्वागत है आपका हमारे स्कूल पे। और वापस से अपनी क्लास कंटिन्यू हो चुकी है ना। चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको लगा हो कि भैया अब तो आएंगे नहीं, पता नहीं कब आएंगे, हमारा सिलेबस बाकी रह जाएगा, ये सब चल रही होगी तुम्हारे दिमाग में, चीज़ें चल रही होगी ना। लेकिन ऐसे चलाओ मत दिमाग में, मैं कहीं नहीं जाऊँगा भाई, यहीं रहूँगा, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। चिंता ही नहीं मत करो इस चीज़ को लेकर, ठीक है ना। पूरा सिलेबस करा के ही पीछे छोड़ूंगा, फिर भी पीछा नहीं छोड़ूंगा, फिर कुछ और कराता रहूँगा, लेकिन कराता रहूँगा मैं आप लोगों को, ठीक है। नीट में शानदार करवा के मानेंगे अपन, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी हाथ में, तो ऐसा मत सोचना कि हाथ अभी सही हो गया भैया का, बिल्कुल रेडी तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। पर पहले क्या था, पहले है ना बहुत भयंकर दर्द हो रहा था बीच में 2-3 दिन से। अब इतना हो गया, देखो मेरा हाथ इतना जा सकता है, इतना जाएगा, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। दर्द तो अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा बोलते हैं ना 50-60%, 40% मान लो, 40% आराम आ गया मेरे थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने सोचा क्लास तो कंटिन्यू करते ही हैं यार, तो शुरू करते हैं। बस ऐसे लिखता रहूँगा मैं, शानदार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉडी ठीक है बिल्कुल, है ना, बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ बोलना करना, दिल दिमाग सब अच्छा है, बस हाथ में दिक्कत है। और हाथ में साला प्रॉब्लम क्या हुई ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की है जो राइट हैंड है ना, जिससे मैं लिखता हूँ, अगर इसमें होती ना दिक्कत ही नहीं आती बिल्कुल भी, ऐसे पड़ा रहता चुपचाप, हाथ काम करता रहता मैं इससे। लेकिन दिक्कत क्या होगी, इस वाले हाथ से हुआ काम, तो इसलिए थोड़ा काम खराब हो गया, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो शुरू करते हैं डीएफ ब्लॉक को। एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ आप लोगों को कि अपना जो चैप्टर चल रहा है डीएफ ब्लॉक, तो उसमें क्या होगा, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर पहले हो गए, है ना। और मैं सोच रहा था कि 3 लेक्चर ले लूँगा, 5 लेक्चर में खत्म करा दूंगा। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा दिया दोनों लेक्चर का, और दोनों लेक्चर को मैं इसमें कर दूंगा, मतलब 3 लेक्चर का 2 में काम करा देंगे अपन, ठीक है। कंटेंट पूरा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, चीज़ें कर देंगे आराम से ना। और उसके बाद देखो 1 तारीख को और 2 तारीख को अपना खत्म हो जाएगा डीएफ ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद में 3 तारीख से पता है अपनी क्या चलने वाली है, बोलो क्या चलने वाली, अपनी चलने वाली ओसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से करा देंगे, आपसे प्रॉमिस करता हूँ। मार्च तक, 30 मार्च, ठीक है, 30 मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पीसी मतलब फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों, फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों करा देंगे 3 महीने में। कैसे कराएंगे वो मेरे ऊपर है, आप तो मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखो, चीज़ों को चलने दो, आप टेंशन ना ले इस चीज़ की कैसे क्या, वो मेरी अड़ेक है ना, तुम्हारी नहीं। आप तुम बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ाई करो, 4 महीने बाकी, नया साल शुरू हो गया है, शानदार और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को शुरू कर दो, देखो ठीक है ना, तब मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। एक चीज़ का ध्यान रखना कि अब 4 महीने, ऐसा मत सोचना कि टाइम नहीं है, टाइम बहुत सारा है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अपन बेहतरीन तरीके से करेंगे काम, है ना। तुम्हारा जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बेस्ट परफेक्ट हुआ है, गारंटेड बोल रहा हूँ, ध्यान रख लेना। कॉपी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। और जो स्टार पॉइंट मैंने लिखा है ना, तो उसमें से क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, ध्यान रख लेना। तो ध्यान रखना इस चीज़ों को यार भाई, अच्छे से करना, बिल्कुल ट्रस्टेबल रखना चीज़ों को। साथ में ऑर्गेनिक फिजिकल कराएंगे, वो भी इसी लेवल की कराएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कंटेंट पूरा क्लासरूम का कंटेंट है, कोटा क्लासरूम का कंटेंट है, शानदार तरीके से, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास को, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बातें तो होती रहती है ना अपने दूसरे चैनल पे, तो यहाँ पे अपने पढ़ाई की बात करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे अपनी दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी ना, पहले क्या क्या पढ़ा दिया मैंने, एक बार चेक करता हूँ। अच्छा हाँ ठीक है जी, ठीक है। अब आज से अपन शुरू क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ का नाम बताया था मैंने आपको पहले, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी। तो आज की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन वो चीज़ आपको पहले से आती है अच्छे से, है ना। कैसे आएगी देखो, लिखते हैं पहले क्या डालेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हाथ चलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है हल्की सी, पर कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डालो हेडिंग। अब देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, चुंबक को, चुंबक होता है ना मैग्नेटिक, तो भैया चुंबक को जानते हो आप। तो चुंबक क्या होता है ना, जो चुंबक ही होती है ये वाली अपनी, ठीक है ना। मैग्नेट बोल रहे हैं, हिंदी में चुंबक बोलते हैं ना। तो चुंबक जो अपनी ये वाली होती है भैया, मैग्नेट अपना ये वाला होता है। तो ये क्या करता है ना, जो पैरामैग्नेटिक वाला जो सराउंडिंग होता है, सब्सटेंस वगैरह होते हैं बिल्कुल, तो जो वो सब्सटेंस वगैरह जो रहते हैं भैया, पैरामैग्नेटिक वाली चीज़ें ऐसी, तो उनको क्या करेगा ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आपको देखा होगा ना, चुंबक होती है, चुंबक को अपन किसी भी चीज़ के पास में ले जाते हैं ना, जैसे कोई भी, है ना, मेटल वगैरह हो गया, ठीक है ना, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होता है, तो उसकी तरफ जाएगा, तो उसकी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ऐसे होता है ना। बिल्कुल क्या करेगा, इसके पास लाएंगे, इसकी तरफ लाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, इनका जो पोल वगैरह चेंज हो जाते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से अट्रैक्ट कर रहा है, अगर अपन ऐसे कर देंगे ना, तो फिर ये दूर भागेगा। आपने देखा होगा ना, जैसे चुंबक पास जाएगी ये दूर भगता जाएगा, इस तरह से चलती है ना। तो ये चीज़ें समझने वाली प्रैक्टिकल चीज़ें, अपन को इतना ध्यान रखना है कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होती है ना। तो इसमें एक छोटी सी लाइन में लिखा दूँ, जो मैंने बोली कि भैया क्या, जो मैग्नेटिक होगा वो अपना क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वगैरह जो रहेंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये सभी तो होता है ना, बस लिखवा देते हैं उसी लाइन को बेसिक, आपको थोड़ी ध्यान हो जाए, बाकी तो आपको पता ही है। लिखो
पैरा मैग्नेटिक सबस्टांस अट्रैक्ट बाई ATTRACT अट्रैक्ट बाई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ना, उससे तो अट्रैक्ट होगा, पैरामैग्नेटिक वाला लिखो सब, अट्रैक्ट बाई मैग्नेटिक फील्ड एंड पैरा मैग्नेटिक अराइज ड्यू टू अनपेयर्ड, पैरामैग्नेटिक अराइज बाय ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण से पैरामैग्नेटिक आता है ना, नहीं तो डायमैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो पैरामैग्नेटिक चीज़ों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है सारी चीज़ों को। ठीक है, और उसके बाद जब भी पैरामैग्नेटिक का ध्यान रख लेना अपन, तो कोई दो चीज़ें पढ़नी होती है, एक तो होता है पैरा, ठीक है, एक होता है डाया। ठीक है, पैरा और डाया दो चीज़ें होती है, तो आपको पता होगा पैरा तो भैया एन से डिनोट करते हैं, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पे क्या होगा, पैरामैग्नेटिक वाला नेचर शो करेगा। साथ में अगर डाया वाली बात हो रही है तो डाया में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है ना, पेयर बन जाएंगे। ऐसे पेयर बनेंगे मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मतलब वो डाया वाली चीज़ हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे अगर अपन को मिल जाए वन सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जहाँ पे पेयर तो बन ही रहा है, पेयर के साथ में अगर एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा हुआ मिल जाए, मतलब अनपेड मिल जाए, तो उसको क्या हो जाएगा भैया, वो पैरामैग्नेटिक कहला जाएगा। ये वाली चीज़ आपको पता है ना, सिंपल। ठीक है, लिखता हूँ मैं वही चीज़, पैरा मैग्नेटिक है ना, पैरामैग्नेटिज्म लिख लो। पैरामैग्नेटिज्म किस पे डिपेंड करता है, इसे यू से डिपेंड करते हैं, यू से डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, म्यू बोल देते हैं ऐसे तो, पर यू लिख लो आप तो, है ना, यू से डिपेंड करते हैं। साथ में किस पे डिपेंड करता है, एन पे, मतलब पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन पे। ये चीज़ आपको पता है कि नहीं, अभी मैंने बता दिया, आप लोगों को पता भी ना हो तो, क्योंकि भैया जितना ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पैरामैग्नेटिज्म का रोल उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एक छोटी सी एग्जांपल लिखाता हूँ मैं आपको, कि जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ भैया D3 और लेता हूँ D7। ठीक है, D3 और D7 लिया मैंने, तो आप मेरे को इतना बता दीजिए कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म नेचर शो करेगा। बताओ कौन सा ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म नेचर शो करेगा, क्या D3 या D7 है ना। अब तो इसको निकालने के लिए अपन को सिंपल क्या करना होगा, अपन को अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। कहाँ पे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म का जो नेचर है वो ज़्यादा शो हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, आराम है ना इस चीज़ों में। चलो निकालते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा D3 के बारे में, D बना दूंगा ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल्स है। ठीक है ना, डी में। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स को भरने का क्रम कैसा रहता है, सबसे पहले क्या करूँगा, 1 2 3, D3 की बात चल रही है ना, D3 की बात चल रही है, तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स मैंने डाल दी इसमें, तो इसमें बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3। भरने का क्रम आपको होगा ना, पहले क्या 3 4 5 भरेंगे, उसके बाद 6 7 8 इस तरह से भरेंगे। पहले सारा एक एक भरेंगे, उसके बाद डबल डबल भरेंगे, है ना, और उल्टा बनना होता है। ठीक है, तो इसमें देखो D3 में भैया कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले आपको, 3 इलेक्ट्रॉन मिले। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भैया n बराबर कितने, यहाँ पे n बराबर कितने हो जाए, मैंने n इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। मतलब D3 में अपन को 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले हुए हैं। लेकिन अगर मैं 7 की बात करूँ तो मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ इसको रब करके। देखो 3 तो ये हो गए, 3 के बाद मैं 7 की बात कर रहा हूँ, अपन ने निकाल लिया 3 का। अब इसी में मैं कर रहा हूँ, दोबारा से आपको नहीं बना के दिखा रहा मैं। ठीक है, 7 की बात करूँगा, 3 हो गए, 3 के बाद 4 5, 5 के बाद 6 और 7 हो गया ना, 7। अब बताओ मेरे को यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पेयर हो गया। अच्छा 3 1 2 3, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले हुए हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कितने, n बराबर कितना हो गया भैया, 3 हो गया। तो जब मान लीजिए D3 में और D7 में 3 3 आ रहा है दोनों में, तो अगर मैं पैरामैग्नेटिज्म की बात करूँ तो आप मेरे से क्या बोलेंगे, आप मेरे से क्या बोलेंगे कि भैया अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना पड़ता है पैरामैग्नेटिज्म के लिए। तो यहाँ तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बराबर आ रहे हैं, जब बराबर आ रहे हैं तो मैं क्या बोलूँगा, D3 और D7 का भैया कितना हो जाएगा, ये देखो D3 और D7 का पैरामैग्नेटिज्म सिंपल कितना बराबर रहेगा। अगर किसी का अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता तो अपन ऐसे निकाल लेते, लेकिन यहाँ तो बराबर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा। क्या इसमें दिक्कत है कि आप लोगों को चीज़ समझ में आई ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाले दोनों का बराबर आएगा। अगर किसी का कम ज़्यादा होता तो वहाँ पे अपन उस हिसाब से निकाल देते, जिसमें ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वहाँ उसी का ज़्यादा क्या हो जाएगा, बोलो क्या, पैरामैग्नेटिज्म नेचर शो करेगा ज़्यादा। ठीक है, ये वाला हो गया। चलो ये तो बेसिक चीज़ होगी। चलो एक एग्जाम्पल और लिखा देता हूँ मैं आपको सिंपली, Ti+3
ठीक है जी। उसके बाद मैं लेता हूँ Cu+2। अब बताओ Ti+3 Cu+2 मतलब डी ब्लॉक के हो गया ना मेटल दोनों, ठीक है। अब डी ब्लॉक आ गया, अब इनका सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, है ना। कॉन्फ़िगरेशन लिख के इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल के आप आराम से बता सकते हैं कि किसका ज़्यादा और किसका कम होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, निकालेंगे। देखो Ti आ रहा है, ठीक है, Cu आ रहा है, तो Ti कहाँ पे आता है? SCTi मतलब 22 नंबर का सेकंड डी ब्लॉक की बात करेंगे अपन, तो 3D सीरीज का सेकंड नंबर का मेटल है कौन सा? Ti। SCTi आता है ना, SCTi। तो टाइटेनियम, तो भैया कितना हो गया टाइटेनियम का? 22 आ रहा है, ठीक है। अब 22 आ रहा है तो भैया मैंने क्या बताया था आपको? कॉन्फ़िगरेशन लिखना कैसे बताया था मैंने आपको? सिंपली ये वाली चीज़ मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी आपको? ये वाली चीज़ मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी आपको? ये वाली 3d2 4s2। अब आपको लगा ये 22 नंबर है, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं? तो देखो क्या होता है कि 18 नंबर होता है ऑर्गन, 18 के बाद में अपन उसको क्या इनर्ट गैस के बाद का लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो 18 के बाद में 22 तक कितना इलेक्ट्रॉन बचे हुए? 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो डी में कितना जाएगा? 2, 4s में कितना जाएगा? 2, ठीक है। सबसे पहले अपन को एस को कंप्लीट करेंगे, है ना। एस को कंप्लीट पीछे तो लिख रखा है मैंने, लेकिन पहले मैंने कंप्लीट कौन सा किया? एस वाला कंप्लीट किया मैंने, है ना। एस कंप्लीट किया, 2 उसमें आ गए, उसके बाद बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 किस में डाल दिया मैंने? डी में। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है कि नहीं होता है? इसका होता है। अब मैं बात करूँ Cu की, ठीक है। अभी मैं Ti+3 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ से अपन 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं अभी तो, ठीक है। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, है ना। उसके बाद Cu की बात कर रहा हूँ मैं कॉपर की। कॉपर आता है 29 नंबर का, कॉपर 29 नंबर पे आता है ना, 29 नंबर का आएगा। तो इसका कितना हो जाएगा मेरे को बताओ? इसमें आते हैं 3D में कितने? 10 और 4s में 2। 4s में कितना आएगा भाई? 2 आएगा। क्या 10 और 2 12 हो गए क्या? ये तो 30 नंबर हो गया ना, 30 नंबर हो गया ना। ये तो 30 में 29 करना है ना अपन को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 नंबर। ऐसे ध्यान रखा करो चीज़ों को, ठीक है ना। मैं गलत लिख दूँ कभी कभी, ठीक है ना, तो आप मेरे को बता दिया करो भैया गलत है, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ ना तुम बताओ मेरे को तो ऐसा थोड़ा ना है कि मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है ना मैंने बताने के लिए, तभी बताया ना, क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा। क्योंकि ये चीज़ें मिस्टेक करती है मैक्सिमम बच्चे, इसका है ना 3d10 4s2 लिख देते हैं, मैक्सिमम बच्चे लिखते हैं भाई। इसलिए मैं जहाँ पे आप मिस्टेक करते हो ना उस चीज़ को रॉन्ग लिखता हूँ जानबूझ के, क्योंकि आपको लगे आपके दिमाग में किले को हाँ इस बिल्कुल राइट है, फिर उस चीज़ को मैं रॉन्ग करता हूँ ना तो आपका दिमाग खुल जाता है कि अच्छा ये वाली चीज़ हमारे दिमाग में ऐसे चलती थी, रॉन्ग है। तो ये चीज़ आपको जीवन भर याद रहेगी, चाहे पूरा आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन ये वाली चीज़ हमेशा याद रहेगी आपको, है ना। तो जहाँ पे मिस्टेक मेजरली बच्चे करते हैं ना, वहाँ इसी चीज़ को मैं आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरली फील कर देता हूँ, ठीक है। ये बात अपना रीजन है। देखो 3d10 हो गया, 4s1 हो गया, ये तो हो गया इनका कॉन्फ़िगरेशन की बात। अगर मैं बात करूँ इनकी, अब रियल बात पे आ रहा हूँ मैं। रियल बात पे क्या आ रहा हूँ कि Ti+3 आ रहा है। Ti+3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके, तो 2 तो यहाँ से निकलेंगे, 1 यहाँ से निकलेगा, ठीक है। एक यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा बताओ मेरे को? 3d1 बचा, 3d1 बचा, मतलब डी में 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो डी में तो भैया 5 इलेक्ट्रॉन भरने आएंगे पहले, फिर 10 आएंगे, 1 बचा है मतलब 1 के अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, सिंपल। अब इसकी बात करते हैं, इसमें 2 निकालना है अपन को। अब इसमें 2 निकालेंगे तो 1 तो यहाँ से निकल चुका, ठीक है जी, और 1 यहाँ से निकल चुका, तो यहाँ पे कितने बचे? 9 बचे हुए। तो इसको मैं बना देता हूँ। अब भैया 9 का देखेंगे, डी में कितने 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपन को? 2 3 4 हो गया ना, 1 2 3 4 5। अब 5 डिब्बे हो गए अपने पास में, ठीक है। अब अपन को भरना है कितने? 9 इलेक्ट्रॉन्स भरना है। मैं भरूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 भर दिए। अब अपन देखेंगे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं इसमें। पेयर है। अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या कितना बचा हुआ है अनपेड इलेक्ट्रॉन? कितना? 1। तो भैया यहाँ पे सिंपली अपन क्या लिख देंगे? बोलो, सिंपल बोलूँगा तो क्या लिखूंगा भैया? यहाँ पे कितना? 1 इलेक्ट्रॉन ही, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन ही, दोनों जगह क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 1 है। दिक्कत वाची वही आएगी, दिक्कत वापस वही आएगी। यहाँ भी 3 3 थे, बराबर थे, यहाँ पे 1 1 है। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन बराबर है तो इनका मैग्नेटिज्म पावर नेचर जो भी आप बोलेंगे वो भी बराबर होगा कि नहीं होगा? ये बिल्कुल होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है कि आपको ऐसे में कोई सा भी एलिमेंट आपको दे दूं, आप उनका निकाल के आराम से करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना बिल्कुल। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत होगी मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब सिंपली आपको मार्केट में क्या मिलता है? सिंपली मार्केट में आपको इसको निकालने का एक फॉर्मूला मिलता है इस टाइप का, n है ना, n+2, ठीक है, इस टाइप का मिलता है ना। यहाँ पे प्लस लगा देना, प्लस नहीं लगाओ तब भी चलेगा, मल्टीप्लाई तो करते ही है ना अपन इन दोनों चीज़ों को। लो इसको मिटा देता हूँ, लो n+2, ये वाला फॉर्मूला चलता है मार्केट। तो अगर ये वाला फॉर्मूला आपने नीट में लगाया ना, एग्जाम में लगाया ना, तो भैया आप लोग तो क्या 10 क्वेश्चन कर लेंगे, तब तक आपसे एक ही क्वेश्चन होएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको बिल्कुल नहीं लगाना। आपको क्या लगाना है फिर भैया? क्वेश्चन आएगा, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको
क्या यू मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में एन, ए तो निकालना, इसमें ए तो निकालेंगे ना अपन कि एन का कितने वैल्यू थी, n+2 फलाना डिकड़ा जो भी चीज़ें मेरे को पता नहीं है, ठीक है। ऐसी गंदी चीज़ें मैं याद भी नहीं रखता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको लिखा दिया बस दिखाने के लिए, पर इसका कोई मतलब नहीं, इसको मैं काट दूंगा, रो कर दूंगा, ठीक है, मिटा दूंगा, ठीक है। एन हो गया। अपन को क्या मैग्नेटिज्म की पावर निकालनी नहीं, उसका नेचर निकालना है। आपको मिलेंगे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन। जब मान लीजिए आपके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन भैया है 1, कभी कभी आपके पास रहेंगे 2 3 ऐसे, तो मैं थोड़ा छोड़ छोड़ के लिखा दूँ ना, सबका नहीं लिखाऊंगा, बाकी होगा वही 1 हो गया, 3 हो गया, कभी हो गया 5। अब जबकि आपके पास में n की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है जी, फिर आप क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, +2 करेंगे, +2 1 3 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा। इस तरह से आप चीज़ें करते जाएंगे, काम आपका खराब होता जाएगा, ठीक है जी। फिर 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसका रूट निकालेंगे, रूट निकाल के क्वेश्चन करेंगे, सारा करेंगे। अरे दर्द हो जाता है, साथ नहीं लाऊं, मैं भूल गया था मैं, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे तो काम खराब हो जाएगा। आपको क्या करना है, कभी 1 इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में आपके साथ में कितने लिखेंगे, BM ना, BM में इसकी वैल्यू BM में आती है ना, बोर मैग्नेटोन में ना, तो BM में तो वहाँ पे लिखा रहेगा 1.3 1.4 4.3 4.6 5.1 3.2, इस तरह से लिखा रहता है ना। तो ध्यान रखना, जब भी आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा हो तो आप क्या लिखेंगे, 1.73। अब आपको इससे मतलब नहीं पीछे वाला, आपको ध्यान रखना जो भी आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसी लेवल पे उसका काम हो जाएगा, ठीक है। 3 का कितना आएगा, 3.85 आएगा, 5 का कितना आएगा, 5.94 आएगा। इस तरह से चलती चीज़ें लो, ये कर दिया। कोई सा भी आपको देखो, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि भैया कभी कभी मान लीजिए वैल्यू बिल्कुल पास आ जाएगी, तो फिर क्या करेंगे, मैं कहता हूँ इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, वैल्यू पास कभी भी नहीं आएगी। मैंने इतने एग्जाम दिए हैं, जाने कितने क्वेश्चन देखे हैं मैंने, ठीक है। कहीं तक आज तक मेरे को पास वैल्यू नहीं मिली, तो आगे भी नहीं मिलेगी, गारंटी है, ठीक है। देखो यू की वैल्यू अपन को पता है, यू की वैल्यू अपन को पता है, यू की वैल्यू क्या पता है भाई, देखो 1.73 आ रहा है, 3.85 आ रहा है, 5.94 आ रहा है। तो ध्यान दो, 1 का 1, 3 का 3, 5 का 5, मतलब जो भी आ रहा है उसके आगे वाला नंबर, पीछे वाला का छूट जाओ, उसका बराबर का ही होता है लमसम। पॉइंट की बात करेंगे तो, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना, ये चीज़ है, इस तरह से निकाल लेंगे ना, काम आपका आराम से बन जाएगा। इस चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से, बिल्कुल आराम से कर लेंगे आप, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इस तरह की ट्रिक लगाओ, क्योंकि ट्रिक लगाने से काम बनता है। छोटी छोटी चीज़ें करेंगे ना आप ऐसे बिल्कुल सोल्व, तो वहाँ पे काम खराब हो जाता है। वहाँ पे अपन को क्या टाइम बचाना होता है, टाइम इस तरह से बचता है, ठीक है। इसी बेस पर मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने लिया Fe, मैंने लिया Fe+2, मैंने लिया Fe+3। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के मेरे को बताएंगे, बताओ, लिखो, मैं लिखता हूँ, मतलब आप लिखो, मैं अपना लिख रहा हूँ, ठीक है। आप अपना लिखना, मैं अपना लिखूंगा। Fe का नंबर कितना होता है भैया, मैं निकालूंगा SCTI V CR MN का 25, फेकोनी, सुना ना, फेकोनी मतलब 26 27 28, उसके बाद CUZN था। तो Fe कितने नंबर पे आया, 26 पे, 26 नंबर पे आया। तो भैया 26 है, 6 इलेक्ट्रॉन तो इधर मेरे पास में बचे और 2 इलेक्ट्रॉन उधर से बचे 18 के बाद में, ठीक है ना। आप अपना लिखो ना भाई, मेरी तरफ मत देखो यार, कितने नालायक आदमी हो तुम लोग, ठीक है। मैं मेरा लिख रहा हूँ तो अपना लिखो, ठीक है। मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है भाई, मेरे पास कितना बचा, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो भैया ने क्या बताया था, भैया ने बताया था कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पीछे में क्या करेंगे, 4s में कितने, 2 बढ़ने में, 2 बढ़ने में आएगी। अब मेरे पास कितना बचा, 6 इलेक्ट्रॉन बचा। मैं कैसे लिखूंगा, 3d6। अच्छा ये हो गया, क्या, हाँ हो गया, बिल्कुल। देख तो नहीं रहा, टीपना मत भाई, पहला दिन है आज नए साल का, पहले दिन टीप रहे हो ना तो जिंदगी भरी टीपते जाओगे आप। ऐसे होता है ना, कभी बोलते हैं ना घरों पे कि भैया नया साल है आज ना ले, नहीं तो फिर जिंदगी भर, मतलब पूरे साल नहीं नहाएगा तू, आज सोए मत, नहीं तो पूरे साल ही सोएगा। आज पढ़ ले, पूरे साल पढ़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज पढ़ लो, आज टीपो मत, ठीक है। आज टीपो मत तुम, ठीक है ना, कभी भी टीपने का जरूरत नहीं पड़ेगा पूरे साल में आपको, टीपो मत, काम करो। मेरे पास यह हो गया। उसके बाद मेरे पास आया Fe+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन में निकाल दूंगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालते से मेरे पास मैं क्या करूँगा, ऐसे निकाल दूंगा, पीछे वाले निकालूंगा ना, पहले डी के नहीं निकालूंगा, ठीक है, ये वाला नहीं निकालूंगा। तो मेरे पास कितना बचेगा, 3d6 बचेगा, ठीक है। उसके बाद Fe+3 आएगा भाई, Fe+3 आया तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालूंगा, क्या Fe+2 से निकालूंगा क्या, अरे नहीं, Fe+2 से थोड़े निकालते हैं, ये तो अलग लिखा है मैंने, इसमें से निकालना। मेन कॉन्फ़िगरेशन तो ये वाला है, मेन कॉन्फ़िगरेशन तो अपन इससे निकालेंगे। ये तो मैंने आपको बराबर, ये तो क्या है भैया ने बार दिया है अपन को, बराबर दिया है ना, तो ये नहीं करूँगा मैं। क्या Fe+3 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो पीछे के निकल जाएंगे, और D6 था उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दूंगा, तो यहाँ पे बचेगा 3d5। अच्छा बिल्कुल ईजी है क्या यार, इतना आसान कैसे हो चुकी चीज़ें,
आसान तो होगी ना भाई, पढ़ाई कोई नहीं रहा है। ठीक है, अब D6 की बात करूंगा तो इसमें अगर मैं अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा भाई, मैं इस तरह से भरूंगा 1 2 3 4 5, 6 हैं तो भैया 1 2 3 4 5 और 6 मतलब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अच्छा 4 बचे हैं क्या, बिल्कुल बचे हैं 4। 4 कितने हो गए अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए मेरे पास में। अगर मेरे पास में D5 होता 5 इलेक्ट्रॉन होते तो भैया 5 यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाता, मतलब 5 इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ही भर रहे हैं। जब 5 तो बढ़ने में आएंगे एक एक करके तो फिर तो 5 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो अब अगर मेरे से पूछा जाए कि भैया किसका मैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा तो आप सिंपली क्या बोलेंगे मेरे से सिंपली आप कितना बोलेंगे, आराम से क्या चीज़ बोलेंगे, इन दोनों की। एपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन दोनों की बता रहा हूँ। तो भैया इसमें तो इसका ज़्यादा होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मैग्नेटिज्म पावर भी ज़्यादा। ये तो बहुत आसान काम है, बिल्कुल काम है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं 3D सीरीज में आपको पूरी 3D सीरीज का पूछ लूँ, ये तो आप तो ईजी वे में कर दिया आप लोगों ने, ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन, आ जाइए पढ़ने के लिए। क्या 3D सीरीज की मैं बात करूँ कहाँ से, मैं बात करता हूँ SC से, ठीक है जी, SC से मैं बात करता हूँ किसकी तरफ जाऊँगा, बीच में कितना आएगा D5 मैग्नीज वगैरह कुछ, फिर वापस से जाऊँगा, लास्ट में कितना आ जाएगा D10। मतलब यहाँ तो D1 आ रहा है, यहाँ पे कितना Zn है ना, बिल्कुल Zn है, यहाँ पे D1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अब आप इतना बता दीजिए मेरे को, ये वाला कॉलम से समझेंगे अपन कि भैया D5 तक की बात करेंगे, 1 2 3 4 5। जब मैं D1 ले रहा हूँ तो यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, 2 लूंगा तो 3 लूंगा तो 3 रहेंगे, 4 लूंगा तो 4 रहेंगे, 5 लूंगा तो 5 रहेंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि मैं अगर यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ, मैं अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो भैया जो मेरा मैग्नेटिज्म पावर है अनपेड इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूँ, किसकी, N की लिख देता हूँ मैं, N की, ठीक है, N की बात करता हूँ तो N बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ तक 5 कंप्लीट हो चुका। 5 के बाद में अगर मैं लूंगा 6 तो 6 भैया 6 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, ठीक है। अगर मैं लेता हूँ 7 D7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन भैया मैं यहाँ पे भरूंगा यहाँ पे, तो फिर कितने बचे 3, 8 लूंगा तो 2 बचेंगे, 9 लूंगा तो 1 बचेगा, 10 लूंगा तो बराबर हो जाएगा। मतलब आपको क्या पता चला कि मैं इधर जा रहा हूँ ना, यहाँ से इधर जाते जाते तो भैया क्या हो जाएगा, जो N की वैल्यू घटने लग जाएगी। तो इस चीज़ से आपको क्या क्लियर हुआ कि D5 तक तो बढ़ा है ना, D5 तक तो बढ़ा, D5 के बाद में वापस घटने लग गया, मतलब यहाँ से तो क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है जी, बढ़ गया ना भाई। फिर इसके बाद में क्या हो गया, इसके बाद में क्या हो गया, यहाँ से वापस से लूज हो गया, डाउन हो गया, जा रहा है, यहाँ तक तो बढ़ता गया, यहाँ से क्या हो गया, किधर लगा दिया मैंने, इधर लगाऊँ ना, हाँ इधर घटता गया। ये चीज़ आपको समझ में आई कि क्लियरली कि भैया 5 तक 5 डिब्बे होते हैं ना, 5 तक तो 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसके बाद 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ इधर आएगा, तो 1 2 3 4 घटता जाएगा। तो ये चीज़ मैं क्लियर करवा रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखो, पावर की चीज़ें होती है ना कंप्लीटली फील्ड, ठीक है। क्या मैं इसको थ्योरी के फॉर्म में लिखा दूंगा आपको, जो चीज़ मैंने बताई, क्या मैं थ्योरी के फॉर्म में लिखा दूंगा आप लोगों को, कभी भूलेंगे नहीं आप लोग, थ्योरी के फॉर्म में लिखा देता हूँ मैं, ठीक है। क्या लिखता हूँ मैं, एलोंग द पीरियड, आप भी खुद भी लिख लो ना, मेरी बात पे मत रहो आप, ठीक है ना, आप खुद लिखो, मैंने जो बोला ना वही लाइन लिख रहा हूँ, एलोंग द 3D पीरियड, नहीं यार 3D, एलोंग द 3D सीरीज, आप अपने हिसाब से लिखो, एलोंग द 3D सीरीज मैग्नेटिक पावर लिख दो, मैग्नेटिक पावर लिख देता हूँ, पावर इंक्रीज अप टू मिडल मतलब बीच तक, D5 तक ले देता हूँ मैं, D5 तक अप टू मिडल, एंड देन डिक्रीज। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको एडिंग बना के लिख दो, ठीक है जी। क्या हो गया, मिडल तक तो बढ़ा, उसके बाद डिक्रीज हो गया, ये लाइन अपन ने बोली, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब लिखो क्या लिखेंगे कि डायमैग्नेटिक जो सब सेल होते हैं ना, डायमैग्नेटिक सबसेल रिपेल बाय किससे रिपेल होंगे, रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। भैया डायमैग्नेटिक के सब सेल रहेंगे, ठीक है, डायमैग्नेटिक का जो मैग्नेटिक रहेगा उससे रिपेल तो होंगे, दूर जाएंगे, दूर भागेंगे ना, रिपेल हो जाएंगे डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक रिपेल, ठीक है। तो जब आपको पता होगा कि भैया वहाँ पर N बराबर कितना होगा, डायमैग्नेटिक में 0 रहता है ना, N बराबर 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 रहेंगे ना, इससे इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बेस पे मैं क्या लिखा दूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास में मिलता है D0, ठीक है, D0 मतलब एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। उसके बाद में कभी कभी मिलते हैं आपको D10, D0 मिलेगा, वहाँ पे D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, मतलब जब एक भी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको क्या पेयर या अनपेड बोलेंगे क्या, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। लेकिन अपने पास में D10 आया तो D10 में भैया 5
फिर 5 वापस से बराबर पेड हो गए इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, आराम से करेंगे क्या। D0 D10 में कोई भी नहीं होगा ना, बिल्कुल अच्छे से पता है आप लोगों को। तो ये वाला नेचर क्या हो जाएगा आपका, सिंपली बोलो, जब D0 D10 आएगा तो भैया हमेशा ये क्या रहेगा, ये डाया रहेगा। बच्चों को दिमाग में ये चीज़ चलती है ना, ए डाया रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, डाया, मतलब यहाँ पे n बराबर क्या 0 रहेगा। लेकिन इसी बेस में अगर मैं बात करता हूँ कैसी, अगर मैं बात करता हूँ D1 की और D9 की, अब इसमें ध्यान रखना, यहाँ तो D0 D10 था, लेकिन यहाँ तो क्या D1 से D9 तक, D1 से D9 तक, कितना, D1 से D9 तक। यहाँ तक कि अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या रहेगा, ये पेरा रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल पेरा रहेगा, n नॉट इक्वल टू 0। भैया D1 से D9 हमेशा पेरा रहेगा, ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, अगर आपको D1 से D9 तक मिल रहा है तो हमेशा क्या बोलेंगे, पेरा मैग्नेटिज्म बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, 1 भरेंगे तभी एक अनपेड होगा, 9 भरेंगे तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, कभी 8 भरा तब भी बचेंगे, 7 भरा तब भी भरेंगे, 5 बचेंगे, 5 भरेंगे तब भी बचेगा, मतलब D1 से D9 तक तो पैरामैग्नेटिज्म होना ही है। लेकिन D0 D10 कभी भी आपके दिमाग में आ जाए, कभी क्वेश्चन में आ जाए तो उसको डाया बोल देंगे, सिंपली आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। अब कुछ लाइन्स वगैरह लिख लेते हैं थ्योरी पॉइंट से, अपन ने बहुत सारे कंसेप्ट सीख लिया, अच्छे से सिखा दिया मैंने आप लोगों को। अब दो तीन थ्योरी लिखाएंगे, उसके बाद काम करते रहेंगे पर, ठीक है। लिखो इन ईच सीरीज, लिखो इन ईच सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल, अभी बात करी ना मैं D10 वगैरह, वही लाइन है। लिखो इन ईच सीरीज, हर सीरीज में जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा Sg वाला, उसके बाद लास्ट का रहेगा ZnCd Hg वाला, इधर SCY La Se, ठीक है ना, फर्स्ट वाला स्कैंडियम वाला, हर सीरीज का पहला और लास्ट मेटल। देखो इन ईच सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल, आयन की बात करेंगे अपन, इसमें मेटल तो रहेगा ही ना, जब आयन आएगा तभी तो +2 या प्लस माइनस जो भी आएगा तभी तो आयन बनेगा, आयन बनेगा तभी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स का निकलना करना काम रहेगा। तो इसलिए भैया ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आयन। मेटल की बात नहीं कर रहे हैं अपन, मेटल आयन की बात कर रहे हैं, आयन बनाएगा उसके बाद की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। मेटल आयन क्या होता है, डाया मैग्नेटिक एंड कलरलेस। फर्स्ट और लास्ट में, फर्स्ट और लास्ट में क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है और कलरलेस होता है। आपको पता होगा डायमैग्नेटिक रहेगा तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो कलरलेस रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विजिबल लाइट को अट्रैक्ट करते हैं, ऊपर जाते हैं, एनर्जी लेते हैं, सारी चीज़ें प्रोसेस बताया था मैंने आपको, आगे बता दूंगा मैं, कलर वाला अपना आएगा टॉपिक, तो उसमें क्या होगा, कलर कैसे करेगा, जनरेट करेगा, कलर को ऑब्जर्व करेगा, एनर्जी लेगा, ऊपर जाएगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा, बहुत सारी चीज़ें रहती है ना यार, उसको ध्यान में मत दो आप, तो सिंपल लिखो डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस रहेगा, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत है क्या, लाइन से जो आपको डायरेक्ट याद करके रखनी है, आपको काम आराम से हो जाएगा। अब देखो कौन से रहेंगे, SC हो गया, Y हो गया, LA हो गया, AC हो गया। अब पता है कैसे रहेगा, D0 में कैसे रहेगा, देखो SC+3 मिलता है हमेशा, ये भी +3 मिलेगा, ये भी +3 मिलेगा, ये भी +3 मिलेगा। अब देखो SC का कितना होता है, 21 होता, ठीक है, 21 होता है, 18 से जोड़ो कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 19 20 21 3, जब 3 निकल जाएंगे तो भैया D में कुछ इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं, मतलब D0 हो जाएगा। ये चीज़ मैंने बताई ना अभी आपको, यही चीज़ है ना। तो इसमें भैया कुछ भी बचेगा कि आपको लगाओ, मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचेगा। देखो क्योंकि यार इनका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है आपको पता होगा भाई, इनका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 3D1 4s2 होता है कि नहीं होता, नीचे जाएंगे तो बढ़ता रहेगा, ये वाला होता है। जब तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3D0 बचेगा कि नहीं बचेगा। क्या मैंने गलत चीज़ बोली क्या आपसे, क्या मैंने गलत चीज़ बोली कि आपसे, नहीं बोली, राइट बोली, ये वाला हो गया। लेकिन अगर मैं लास्ट के लेता हूँ Zn+2, उसके बाद CD+2 ZnCd Hg+2, +2 की फॉर्म में मिलेगा ये, ठीक है, +2 की फॉर्म में मिलेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3D10 4s2 होता है। जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 3D10 बचेगा। वो लाइन जो मैंने लिखाई शॉर्ट में, इनको थोड़ा लेंथ में लिख लो। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, हुआ कि नहीं हुआ काम। D0 D10 आएगा, वहाँ पे डायमैग्नेटिक रहेगा हमेशा, और क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, आराम चीज़ है, आसानी से आपने किया कि नहीं किया, किया बिल्कुल। क्या इसमें कोई चीज़ आपको समझने या नहीं समझने वाली है क्या भाई, बिल्कुल नहीं। जब इतना आपको समझ में आ चुका है ना, आप बोल रहे हो ना समझ में आ गया, तो मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखाओ, एक क्वेश्चन करके दिखाओ क्या, कि विच मेटल आयन डायमैग्नेटिक है ना, कौन सा मेटल आयन जो है वो क्या डायमैग्नेटिक रहेगा, बताओ कौन सा है, बोलो आंसर दो मुझे, कौन सा डायमैग्नेटिक है। ऑप्शन भी लिखो क्या, अच्छा मैं भूल गया था, SC
+3, ओ मज़ा आ गया बच्चों को तो, Ti+4, ठीक है, Ti+4, Cu+1, Zn+2। अब बताओ मेरे को, बताइए कौन सा रहेगा, क्या रहेगा, बोलो ना क्या रहेगा, बताओ कौन सा रहेगा। सिंपली यार आपके दिमाग में तो एक ख्याल आया होगा कि ऐसे का मैंने अभी जस्ट बताया, Zn का जस्ट बताया, मतलब ये वाला ये तो दोनों डाया रहेगा। जब 2 डाया आएगा तो आपको ऑप्शन में हमेशा ऑल मिलेगा ही मिलेगा, ऑल मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ये आंसर हो जाएगा। जब 2 चीज़ों से आपने निकाल लिया, लेकिन इनका भी मैं आपको बता देता हूँ एज ए टीचर, ठीक है। Ti+4 है, Fg कितना, Ti मतलब 22 नंबर 4 आ रहे हैं, चारों इलेक्ट्रॉन निकल चुके, तो D0 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इससे की बात करूंगा, इसका तो 3D10 4s1 होता है, 4s1 होता है, यहाँ पे +1 आ रहा है, एक निकल का 3D10 बचेगा, D बचता है, इसके बराबर की वैल्यू कर ली इसने, इसमें वैल्यू हो जाएगी क्या, चारों जो मेटल आयन मैंने दिए क्या चारों अनपेड है क्या पेयर्ड है क्या, सारे पेयर्ड है, किसी में 0 है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब डाया होगा कि नहीं होगा। अब जो डायमैग्नेटिक आ गया तो पैरामैग्नेटिज्म होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा पैरामैग्नेटिज्म भाई, डायमैग्नेटिक आ गया तो भैया कलरलेस बोलो, डायमैग्नेटिक आ गया तो पैरामैग्नेटिक होगा, कैसे होगा, डायमैग्नेटिक आ गया तो कलरलेस होगा, ऐसे बोलो कलरलेस होगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं आएगी। सब में क्या n=0 रहेगा, ये क्या रहेगा डाया, साथ में क्या कलरलेस, हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल है ना, आराम से कर देंगे ना आप, चीज़ें हैं बहुत आसानी से होगी यार, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, मज़ा लेने का, आनंद लेने का, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, ठीक है। कभी कभी आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि भैया कौन सा डाया कौन सा पैरा, इस तरह से निकाल देंगे चीज़ें, मैंने बता दी फर्स्ट होता है और लास्ट होता है, फर्स्ट लास्ट तो हमेशा डाया रहेगा, अब बीच वाला कभी डाया भी हो सकता है, देखो हुआ कि नहीं, खाएंगे कुछ तो नहीं रहा, डाया भी हो सकता है, कभी कभी पैरा भी हो सकता है, पैरा होगा कि नहीं, अभी मान लिया Cu+2 लिख दूंगा मैं, Cu+2 लिखते हैं क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, मतलब फर्स्ट मतलब इधर फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट और लास्ट तो हमेशा डाया रहेगा, बीच वाले पैरा भी हो सकते हैं, डाया भी हो सकते हैं, इसमें कोई ख्याल है क्या आपके दिमाग में, समझ में आए ना चीज़, आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अपना जो मैग्नेटिक जो वाला पावर है ये वाली कंप्लीट हो चुकी है चीज़, ठीक है। अब एक पॉइंट था आपके कलर वगैरह दिखा रहे हैं, कलरलेस वगैरह है ना, कलर्ड या कलरलेस वगैरह चीज़ें थी ना, तो उसको दिखा देंगे। एक हेडिंग लिखो छोटा सा, कलर, ठीक है ना, कलर कैसे जनरेट होते हैं इनके कलर लिखाओ। अब देखो कलर के पीछे ना बहुत सारी थ्योरी होती है, बहुत बड़ी बड़ी, मैंने समझाया ना कि भैया अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करे, विजिबल लाइट में जाएगा, वहाँ पे जाके वहाँ से अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होकर वहाँ से एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करके ऊपर जाएगा, फिर कलर वाला आएगा, होता है ना विबज्योर वगैरह, विबग्योर बोलते हैं अपन, ज्योर बोल दो कुछ भी, उसमें जाएगा, वहाँ से कलर लेगा, फिर ये वाला कलर इसमें कुछ रिएक्शन होगी, फिर इधर जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर उस इलेक्ट्रॉन को इधर मिलाएगा, मिलाने के बाद इधर कलर लेगा, कलर लेने के बाद इसका कलर ऐसे हो जाएगा, कभी डार्क होगा, डार्क से लाइट होता जाएगा, बहुत सारा प्रोसेस होता है। क्या इतना प्रोसेस अपन को पढ़ना पड़ेगा क्या, मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। सिंपल अपन ने क्या किया, डायमैग्नेटिक हुआ, पैरामैग्नेटिक हुआ, सिंपल बोल देंगे कलर, है ना। और पूरी केमिस्ट्री में 4-5 एलिमेंट है, कॉम्प्लेक्स जो भी चीज़ें बोल दो आप, मेटल कंपाउंड जो भी बोल दो, उनमें 4-5 चीज़ें ऐसी जो मैं आपको लिखाऊंगा, उनका कलर पूछा जाता है, उसके बाद में कलर कभी पूछा ही नहीं जा सकता, और पूछ लेगा तब भी इतनी रिएक्शन तो आप करवा भी नहीं पाएंगे। एक तो आप 1000-2000 याद करो, 2-3 हज़ार याद करो, तब जाके आपका काम बनेगा सब कुछ। तो ऐसे वहाँ रिएक्शन कराने तो आप बैठेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उनके कलर है उनको याद करो, उनके बारे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, उनके अलावा कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, पूछा भी नहीं जाता कलर का, तो कभी कभी पूछ ले हल्का फुल्का, फिर भी अपन सिक्योर रहे बिल्कुल, ठीक है ना। बाकी अपन इसको नहीं करें तब भी काम हो सकता है, लेकिन अपन को छोड़ना नहीं, कराएंगे तो बिल्कुल, ठीक है। लिखो, लाइन लिखो, क्या लिखेंगे, डी ब्लॉक कंपाउंड आर जनरली कलर्ड ड्यू टू, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, 2-3 में लाइन लिखाऊंगा, वो ये इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण होता है, देखो डी ब्लॉक कंपाउंड आर जनरली क्या कलर्ड होते हैं ड्यू टू, इनका रीजन क्या होता है, कलर्ड होने का जो रीजन है ना, वो रीजन इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 2-3 लिखाऊंगा, 2 भी लिखा दूँ, 3 भी लिखा दूँ, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट वाला क्या रहेगा, लिखो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ट्रांजिशन, ठीक है। डी ट्रांजिशन वही बताया, ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर जाएगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, वो ट्रांजिशन वाली बात अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत अच्छे से पढ़ा है, डी ट्रांजिशन, ठीक है। तो देखो ये वाला अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है कलर, इतना ध्यान रखो। ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल है ना लिखने की होती है, इनको याद करने का नहीं होता। आपको क्या करना है, कलर किसके कारण होता है भैया, डी ट्रांजिशन है ना, याद रख लेना। अनपेड इलेक्ट्रॉन का डी ट्रांजिशन होगा, उनमें उपयोग होगा, सारी चीज़ें हो जाएगा।
मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन में जाएंगे, जाने के बाद सारी चीज़ें होती रहेगी, काम होता रहेगा, कलर बनता जाएगा। ये वाला रीजन इसका सबसे मेन होता है, ठीक है। सेकंड रीजन की अगर मैं बात करूँ, सेकंड रीजन क्या होता है भैया, इनके ऊपर क्या होता है, चार्ज जो होगा, चार्ज होता है। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। जिसका कम होगा उसकी तरफ चल जाएगा, जिसका ज़्यादा होगा उधर से चला जाएगा, मतलब चार्ज का ट्रांसफर हो रहा होगा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, चार्ज ट्रांसफर होगा, स्पेक्ट्रम बनेगा, कलर बनेगा, इस तरह से चीज़ें चलती है, ठीक है। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर का होता है पोलराइजेशन। बहुत सारे रीजन्स है ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण। बाकी पोलराइजेशन हो जाएगा, कोवलेंट नेचर बढ़ेगा, फिर वहाँ से कोवलेंट से आयनिक होगा, सारी चीज़ें होगी, ऐसे तरह से कलर चलता रहेगा। बहुत सारे बताया ना, बहुत सारी थ्योरी होती है, अपन को थ्योरी नहीं पढ़नी, बस इतना ध्यान रखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इसमें काम हो जाएगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। डी ट्रांजिशन वगैरह मैंने बता दिया था आपको, क्या बताया था, याद है ना आपको, कौन पे उसमें लिखा था अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल में बता दूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल क्या बताऊंगा, इनका कलर आपको ध्यान रखना है। मैं लेता हूँ TiH2O6+3, ये लिया था, इसका कलर होता है भैया वायलेट। ये क्या कलर रहेगा इसका, टी आई, ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना, हल्का हल्का, बाकी ध्यान मत रखना, ठीक है। देखो NiH2O6+2, इसका कलर होता है भैया ग्रीन। क्या होता है इसका कलर, ग्रीन होता है। कभी मैं लेता हूँ NiH2O2 और En2, इसका कलर हो जाएगा भैया पेल ब्लू। कभी मैं लेता हूँ NiEN3+3, इसका कलर हो जाएगा वॉयलेट। इसका वॉयलेट, इसका भी वॉयलेट, ठीक है। इसमें आराम से काम कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको पता ही होगा इसे भैया D0 और D10 लूँगा तो भैया क्या हो जाएगा, कलर वगैरह नहीं होगा, ठीक है, कलर वगैरह नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा ना। जब इलेक्ट्रॉन से नहीं रहेंगे तो ट्रांजिशन किसका खराब होगा, तुम अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हो गया ना, D0 D10 वगैरह नहीं होता। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी तो आपका काम हो जाएगा। इनका कलर ध्यान रखो, जिसमें आपकी चीज़ें आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कुछ स्टार पॉइंट लिखो, स्टार पॉइंट क्या लिखेंगे, एनहाइड्रस, ये लाइन बहुत पूछी जाती है नीट में, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। एनहाइड्रस CuSO4, एनहाइड्रस का मतलब क्या होगा, जिसका तो पानी नहीं होगा, ठीक है। एनहाइड्रस मतलब पानी निकल चुका होगा या पानी नहीं होगा, ये चीज़ हो सकती है। एनहाइड्रस CuSO4 इज पैरा मैग्नेटिक एंड वाइट, ठीक है, पैरा मैग्नेटिक रहेगा और वाइट रहेगा, ठीक है जी। बट हाइड्रेटेड CuSO4, अगर मैं पानी डाल दूँ उसमें, पानी ले लूँ, मतलब हाइड्रेट कर दूँ उसको, तो हाइड्रेटेड CuSO4 इज ब्लू कलर बिकॉज presence ऑफ H2O लिगेंड। और डी क्या हो जाएगा, इसमें ट्रांजिशन हो जाएगा, डी ट्रांजिशन हो जाएगा, मतलब वो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सारी चीज़ें होगी, इस तरह से काम होता रहेगा, ठीक है जी। जब H2 आ जाएगा लिगेंड के रूप में, तो आपको पता है H2 क्या होता है, वीक लिगेंड होता है कि क्या होता है, वो तो वीक लिगेंड होता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, सारी चीज़ें उस तरह से निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस तरह से ध्यान रखो, काम आपका बनेगा, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये लिखता हूँ मैं CuSO4, ये कौन सा था, CuSO4, उसको हाइड्रेट किया, पानी आ गया इसके साथ में, जब पानी आ जाएगा तो भैया तो एनहाइड्रेस हो गया, हाइड्रेट हो गया, ठीक है जी। अब इसमें क्या हो जाएगा, 3D9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +2 बनेगी इसकी, 3D9 हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, n=1 रहेगा, ये क्या रहेगा, पैरा, और कलर कौन सा रहेगा, वाइट, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो हाइड्रेटेड हो गया, n= इसका कितना, n=1 रहेगा, +2 तो आएगा ना, n=1 रहेगा, साथ में क्या हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, कलर कौन सा होगा, ब्लू, पैरा मैग्नेटिज्म होगा कि नहीं होगा, पैरा और ब्लू कलर हो जाएगा। यहाँ पे बात किसी चल रही है, पैरामैग्नेटिज्म दोनों ही है, लेकिन इसमें कलर आ रहा है वाइट, इसमें आ रहा है ब्लू। वाइट कलर क्यों आ रहा है, इसमें पानी नहीं है, ठीक है, पानी मिलाया, पानी मिलाने से केवल इसका कलर बदला है, बाकी नहीं, मैग्नेटिज्म के पावर नहीं बदले, पावर तो वही है। D9 आ रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा अनपेड में, तो कितना बराबर हो रहा है कि मेरा काम हो रहा है, लेकिन इसका कलर बदल रहा है, ठीक है। कलर किस लिए बदल रहा है कि यहाँ पे व्हाइट था, यहाँ पे क्या हो गया, ब्लू हो गया, किसके कारण, पानी के कारण, ये वाला रीजन था कि भैया पानी मिलाया तो उसका कलर बदल गया। तो ऐसा पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भैया वो ऐसा पूछेगा एनहाइड्रस, मतलब इसमें पानी नहीं है तो उसका कलर कैसा रहेगा, ऑप्शन में रहेंगे पैरा मैग्नेटिक, ऑप्शन में कैसे रहेंगे, पैरा वाइट और पैरा ब्लू,
डायमैग्नेटिक वाइट इस तरह से रहेगा ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एनहाइड्रेस आ रहा है तो अपन क्या लिखेंगे, पैरा और वाइट लिखेंगे। और वो बोलता है कि हाइड्रेटेड बोल रहे हैं तो अपन को क्या लिखेंगे, पैरा तो रहेगा लेकिन कलर कौन सा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। यहाँ पे व्हाइट कलर था, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ है, कलर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह से चीज़ें करो यार, मज़ा आएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी। टिम्पल है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट 3 कंपाउंड ऐसे हैं जो आपको हमेशा बिल्कुल रट के रखना है नीट के लिए। नीट के लिए हमेशा क्वेश्चन पूछा यहाँ से जाता है, आपको बिल्कुल गारंटेड तरीके से यह ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखेंगे कि एक तो होता है KMNO4, KMNO4 होता है, ठीक है जी। एक होता है K2Cr2O7, मेरे ध्यान से बोलो, मेरे साथ बोलो, K2Cr2O7। एक होता है K2Cr2O4, KMNO4 क्या हो गया, एक तो KMNO4 हो गया, K2Cr2O7 कितना, K2Cr2O7। दूसरा K2Cr2O4 ये हो गया। अब इनका कलर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कलर कैसे ध्यान रखेंगे, इस तरह से कलर लिखूंगा मैं इनका, डार्क पर्पल हो गया, ठीक है जी। उसके बाद में जो K2Cr2 रहेगा ना, ये रहता है भैया कौन सा रहता है, ये रहता है ऑरेंज, ये रहता है ऑरेंज। कौन सा रहेगा, K2Cr2O7 क्या रहेगा, ऑरेंज। इनका कलर भी लिख रहा हूँ सामने, है ना। उसके बाद में ये रहेगा भैया येलो, लास्ट वाला कौन सा रहेगा, येलो। ये दिख ही नहीं रहा यार मेरे को, ठीक है, नहीं दिख रहा मेरे को, मैं बताता हूँ इसको कौन सा रहेगा, ये येलो रहेगा ना। अभी मैं बताता हूँ, काला करके इसके ऊपर लिखूंगा पर वही ये कौन सा रहेगा बताओ, K2Cr2O4 कौन सा रहेगा, ये रहेगा भैया येलो रहेगा। कौन सा रहेगा, येलो रहेगा। सिंपल ही है ना, आराम है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे ख्याल से, तो ठीक है, येलो हो गया ये। इनके कलर भी मैंने लिख दिया आराम से। अब आपको ध्यान रखना है, इनके कलर आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, भाई कलर क्या बना रहा है, सारी चीज़ें हो जाएगी बिल्कुल ईजी वे में, आराम से होगी यार, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगा। ये कलर है, इनको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काम इनसे बनेगा सही, आराम से बनेगा, ठीक है। अब एक स्टार पॉइंट लिखना। कभी कभी क्या होता है ना, आपसे पूछा जाएगा डार्कनेस, क्या पूछा जाएगा, डार्कनेस ऑफ हैलाइड। हैलाइड देंगे, उनकी डार्कनेस का आपको नेचर पूछा जाएगा, उनकी पावर पूछी जाएगी डार्कनेस की। तो ध्यान रखना हमेशा कि डार्कनेस ऑफ हैलाइड किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पोलराइजेशन पे। अब आपको पता होगा कि पोलराइजेशन कहाँ पे ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, बताओ मेरे को, पढ़ा रखा है मैंने आप लोगों को। पोलराइजेशन होता है भैया, इसमें क्या देखते हैं अपन, तो लार्ज तो क्या देखते हैं, एनाइन और स्मॉल कैटाइन। स्मॉल कैटाइन होगा, लार्ज एनाइन होगा। मतलब जब कैटाइन पिक्स आ रहा है और एनाइन क्या बड़ा हो रहा है, लार्ज आ रहा है, जब लार्ज एनाइन आपको मिल जाए तो वहाँ पे पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। जब पोलराइजेशन मैक्स होगा तो वहाँ पे भैया डार्कनेस ऑफ हैलाइड की भी बढ़ती जाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ आपको, बोलो AgCl, AgBr और लेता हूँ AgI। अब बताओ मेरे को, Ag यहाँ पे पिक्स है कि नहीं, बिल्कुल पिक्स है, मतलब यहाँ पे कैटाइन पिक्स हो रहा है। अब बात आ रही है कि उसके एनाइन, जितना एनाइन बड़ा उसका पोलराइजेशन ज़्यादा, डार्कनेस उतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो ClBrI साइज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, एनाइन की साइज बढ़ रही है, बिल्कुल साइज बढ़ रही है। तो आप मेरे को इतना बताओ कि भैया इधर जाने पे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। पोलराइजेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो डार्कनेस ऑफ हैलाइड भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, जैसे मैं बताता हूँ, इधर जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगी। साइज बढ़ने के साथ ही क्या हो जाएगा, एनाइन भी बढ़ रहा है ना, एनाइन की साइज बढ़ रही है, मतलब एनाइन बढ़ रहा है, पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और डार्कनेस क्या हो जाएगी, डार्कनेस भी बढ़ेगी। इस तरह से करो, सिंपल चीज़ है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अपना जो कलर वाला पोर्शन भी वो भी खत्म हो चुका है, बस इतना ही कलर में करना था। अब एक छोटा सा पॉइंट था अपना जो छूट रहा था, उसमें डेंसिटी वाला पॉइंट था ना, वो लिख लेना, हेडिंग कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपन, लिखो डेंसिटी। भैया डेंसिटी से आप समझते हो, डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता होगा, D = mv। ये चीज़ तो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको मैंने बताया था कि भैया अगर मास वॉल्यूम दोनों आ रहा है तो भैया ग्रुप में जाएंगे अपन। कैसे ग्रुप में जाएंगे अपन, कहाँ ग्रुप में जाएंगे तो अपन को क्या देखना पड़ेगा, मास देखना पड़ेगा। अगर अपन पीरियड में जा रहे हैं तो वॉल्यूम देखना पड़ेगा। क्या देखें, नीचे जाएंगे तो मास देखेंगे, इधर पीरियड में जाएंगे तो क्या वॉल्यूम देखेंगे, नीचे मास साइड में वॉल्यूम देखेंगे। इस तरह से अपन को डेंसिटी निकालना होता है। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, बता रखा है ना अपन ने, पढ़ रही हुई चीज़ें यहाँ, तो फिर भी मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ Li, डी ब्लॉक नहीं लूँगा, सिंपल डेंसिटी है ना, लीना के रब
ठीक है, लिया। उधर क्या होता है, बी लीबे बी सी, यानी इस तरह से कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे को इतना बताओ कि इधर जाएंगे अपन नीचे और जाएंगे इधर, दोनों तरफ जाएंगे अपन। तो नीचे जाएंगे तो आप मेरे को इतना बता दीजिए कि अगर बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डी बराबर एम यू हो रहा है, क्या नीचे जाएंगे अपन, नीचे जाने के बाद क्या नीचे जाएंगे तो अपना क्या होगा भैया, ओलेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, साइज बढ़ रही है तो ओलेम बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, तो भैया वी का हो जाएगा, बढ़ेगा वी। जब यहाँ पे देखो, जब यहाँ से जाएंगे नीचे तो ओलेम बढ़ेगा, तो नीचे का बढ़ रहा है तो डी क्या घटना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, डी घटेगा। डी घटेगा कि नहीं घटेगा, यहाँ पे बिल्कुल घटेगा डी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ नीचे जाएंगे तो नीचे जाने में मास कितना ज़्यादा बढ़ता है भाई, कितना बड़ा साइज बढ़ रही तो मास बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है कि ओलिम जितना बढ़ रहा है ना, ओलिम जितना बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए ओलिम बढ़ रहा है 10 पॉइंट में तो मास बढ़ेगा 50 पॉइंट में, 70 पॉइंट में, मतलब ओलिम तो कम बढ़ रहा है, मास बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जब मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इस वाले से देखो कि ओलिम बहुत कम बढ़ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ओएलएम तो बहुत कम बढ़ रहा है लेकिन मास बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो भैया डी तो किस पे डिपेंड करेगा, मास पे करेगा, ओएलएम पे तो नहीं करेगा ना, बिल्कुल भी नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। जब मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया आपका, डी तो घटेगा नहीं भैया। तो ये क्या हो जाएगा, डी तो यहाँ पे क्या होगा, डी बढ़ेगा। डी बढ़ेगा के पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, क्योंकि मास बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इसलिए डी करेगा डिपेंड। यहाँ पे ओएलएम से मतलब नहीं होगा। तो ध्यान रख लेना हमेशा कि जब भी अपन क्या करेंगे, मास डिपेंड करेगा किसमें, ग्रुप में। अगर अपन ग्रुप में जाएंगे तो हमेशा किस पे देखेंगे, अपन ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में अपन जाएंगे तो किससे देखेंगे, मास से। ग्रुप में जाने पर अपन डेंसिटी किससे निकालेंगे, मास से, है ना। और अगर बात करता हूँ मैं इधर की, इधर जाऊंगा काम, तो इधर जाने पे क्या होता है भैया, ओएलएम घटेगा। अब ओएलएम घटेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। सिंपल, इधर जा रहे हैं, ओएलएम क्या हो जाएगा, ओएलएम घट रहा है, ओएलएम घटता जाएगा तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, तो आपको इसी से निकालना है। तो जब भी ओएलएम की बात की जाएगी तो अपन किस में की जाएगी, पीरियड में। ये वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से अलग अलग निकालना पड़ेगा। अगर आपने एक ही लगा दिया ना कंसेप्ट दोनों में, तो रॉन्ग हो जाएगा काम। तो आपको क्या करना है, अपन नीचे जाएंगे ग्रुप में तो आपको ध्यान रखना है कि भैया मैं ग्रुप में जाऊंगा तो मास की वैल्यू लूंगा, और भी पीरियड में जाऊंगा तो किसकी वैल्यू लूंगा, किसकी लूंगा भैया, बोलो, ओएलएम की, है ना। ओएलएम से देखूंगा मैं अपनी डेंसिटी, तो डेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला होता है। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि हमेशा क्या रखेंगे, डी ब्लॉक की जो डेंसिटी होती है ना, डी ब्लॉक की डेंसिटी वो हमेशा ज़्यादा होती है किससे, एस ब्लॉक से, ठीक है, एस ब्लॉक से ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर जो होता है ना, आपने पढ़ा होगा सरफेस केमिस्ट्री वगैरह में, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है भैया, एफसीसी आता है, एफसीसी बीसीसी वगैरह पढ़ा होगा ना कभी कभी तो आपने फिजिकल केमिस्ट्री में, तो एफसीसी में बना होता है इसका, तो एफसीसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसका बना होता है बीसीसी से, इसलिए थोड़ा सा वीक होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी थोड़ी वीक हो जाएगी। ये वाला रीजन होता है, ठीक है। उसके बाद में ये ज़्यादा डेंसर होगा कि नहीं होगा, डेंसर भी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा। हैवी होता है, हैवी होगा ना, बिल्कुल जब टाइट पैकेजिंग हो रही है तो हैवी होगा, डेंसर होगा, थोड़ा लाइट होगा, ये चीज़ है। बाकी तो क्लियर है ही सही, बस डेंसिटी ऐसे निकाल लो, काम हो जाएगा आपका आराम से, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी, बहुत आराम से चीज़ें करेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं डी ब्लॉक की, अब अपन बात करते हैं डी ब्लॉक की, मतलब 3D सीरीज की, SC TI V, इधर जाएंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा, ZN आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या आता है, SCY L SC आ जाएगा, ये वाली चीज़ चलती है। अब अपन निकालेंगे डेंसिटी। जब डेंसिटी निकालेंगे तो आप मेरे को बताओ क्या इधर जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही थी। ओएलएम क्या हो रहा है, इधर ओएलएम घट रहा है, तो ओएलएम घटने के साथ मतलब साइज घट रही है ना, मतलब ओएलएम घट रहा है, ओएलएम से निकालना होता है, ओएलएम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। ये वाला होगा कि नहीं होगा, ये वाला चलेगा नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा नहीं, ये वाला काम चलता रह रहा है। अब नीचे इसकी बात करें, SCY LSC, मतलब नीचे जाने पे भी ये डेंसिटी अपनी क्या होती है, घटती है बढ़ती है, नीचे जाने पे डेंसिटी बढ़ती है क्योंकि मास बढ़ता है, ये वाला चलेगा। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, निकल के क्या आ रही है, एक चीज़ सिंपल चीज़ निकल के आ रही है यहाँ से कि भैया SC की बात करेंगे अपन, कहाँ से SC की बात करेंगे तो इधर ही बढ़ रहा है, इधर ही बढ़ रहा है। मतलब SC ऐसा एलिमेंट है, ऐसा मेटल है कि भैया इसका क्या होगा, इसका सबसे कम हो जाएगा। SC लिखो, SC है जो मिनिमम, D इसमें क्या, SC क्या भैया सबसे मिनिमम डेंसिटी रखता है SC। देखो आपको प्रूव करके दिखाया मैंने कि इधर जाने बढ़ा तो मतलब SC बीच में रह गया, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। उसकी मैं बात करता हूँ 3D सीरीज की, 4D सीरीज की, और बात करूँ किसकी, 5D सीरीज की। तो भैया 3D सीरीज
3D 4D और 5D, नीचे जाने पे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो 3D 4D 5D में थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से चलेगा इनका ऑर्डर। यहाँ पे ज़्यादा क्यों बढ़ा, क्योंकि भैया यहाँ से कौन सा लेंथेनाइड वगैरह आ जाते हैं, लेंथेनाइड एक्टिनाइड, तो उनका कुछ इफेक्ट वगैरह होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन उनका इफेक्ट वगैरह होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन वगैरह, तो सारी चीज़ें रहती है ना, इस कारण से यहाँ पे ज़्यादा बढ़ता है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर देता है, इस कारण से चीज़ें होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लिखो, क्या लिखूँगा मैं, CU AG AU, तो भैया AU तो इस तरह से बढ़ेगा ही सही, CU बढ़ेगा, नीचे जा रहे हैं, ग्रुप की बात हो रही, ग्रुप में जाने पर बढ़ेगा, डेंसिटी इस तरह से करो। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कंप्लीट हो चुका है। अब एक अपना लास्ट है पॉइंट है, बहुत बेहतरीन पॉइंट है, बहुत खतरनाक पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। कैसे हैं कि भैया आपको मैंने बताया था KMnO4 साथ में K2Cr2O7, इसके बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है अपना, लिख लेना इसको, ठीक है जी। अब इसकी क्या करेंगे अपन, कैसे पढ़ेंगे इसको, सबसे पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद इसका मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका यूजेज वगैरह पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे, है ना। यूजेज के पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, मतलब 4 चीज़ें पढ़नी, स्ट्रक्चर मेथड प्रॉपर्टी और यूजेज, 4 चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, मतलब 15-20 मिनट में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। बहुत बेहतरीन क्लास है, बहुत दिनों के बाद आई है, बिल्कुल एनर्जेटिक रही है चीज़ों को लेके यार, बहुत दिनों के बाद आई और नया साल है, तो आज एनर्जेटिक रही है, बिल्कुल गारंटेड रही है। क्योंकि भैया देख लीजिए, मेरा वाले से हाथ खराब हो रहा है, दिक्कत हो रही, फिर भी मैंने आज पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि आज नहीं पढ़ाया ना मैंने तो फिर पूरे साल नहीं पढ़ाऊंगा, फिर इसलिए मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए आप भी पढ़ना शुरू कीजिए, है ना, एनर्जी के साथ में। इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत दिनों के बाद क्लास आई है, आज बिल्कुल मजे से क्लास लो। लिखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी क्या पढ़ेंगे, बोलो, स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसका क्या पढ़ेंगे अपन, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो 3 तरह की स्ट्रक्चर बनती है, एक बनती MnO4 -2, एक बनती MnO4 माइनस, एक बनती CrO4 -2। मतलब इनकी जो यूनिट्स वगैरह होती है ना, KMnO4 मतलब के कहाँ गया अपना, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, मतलब इन यूनिट की, वो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इसकी, ठीक है। ये वाले 3 पॉइंट है ना। अब इसके कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो ये चीज़ मेरे को बता दो कि भैया ये हमेशा क्या रहता है, मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक है, ये हमेशा क्या रहेगा, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। ये क्या रहेगा, ये रहेगा क्रोमेट, बोला जाए मैग्नेटिक बोला जाएगा इसको, पैरा मैग्नेटिक बोला जाएगा इसको, क्रोमेट बोला जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, MnO4 -2 आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, Mn लिख दिया सबसे पहले, Mn। अब यहाँ पे O -2 मतलब 2 ऑक्सीजन, तो क्या -2 आ रहा है, -2 के ऑक्सीजन कितने, 2, तो मतलब इनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ूंगा मैं, सिंपली सिंगल बॉन्ड से जोड़ूंगा, O- एक O- हो गया। उसके बाद में 2 ऑक्सीजन बचे हैं, तो इनको डबल बॉन्ड से जोड़ दूंगा, ये डबल बॉन्ड से मैंने जोड़ दिया। ये स्ट्रक्चर बनेगी इसकी भी देखो, यहाँ पे MnO4 माइनस आ रहा है, मतलब एक ऑक्सीजन माइनस है, मतलब एक सिंगल बॉन्ड है, बाकी डबल बॉन्ड रहेगा। Mn 1 2 3 और 4 किसका, सिंगल बॉन्ड से। यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन आ रहा है, कैसे आ रहा है, 2 ऑक्सीजन माइनस में, बाकी मतलब 2 सिंगल बॉन्ड में, ये लो ये हो गया काम। इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी आपकी। क्या इसमें कोई दिक्कत है कि बड़ा दिमाग लगाना पड़ा कि नहीं पड़ा, इस तरह से काम किया है कि नहीं किया, काम किया। अब सबसे पहले इनका वही वापस से इनका कलर लिख देंगे आप। कलर क्या लिखेंगे इनका, इसका कलर होता है भैया ग्रीन, इसका कलर होता है ग्रीन, और इसका कलर होता है पर्पल, ठीक है। इसका कलर होता है येलो कैसे लिखूँ, मैं नहीं लिखूंगा यार इसका, मैं कलर येलो, वापस से फिर वो काला काला करो, इसका कलर होता है येलो, ठीक है जी। ये वाला हो गया, इसका ग्रीन, इसका पर्पल, इसका येलो होगा कलर भी मैंने बता दिया आप लोगों को। तीनों चीज़ें, तीनों का कलर वगैरह सारी चीज़ ध्यान रखना, कोई चीज़ की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है जी। अब एक और लिखो, Cr2O7 -2, ये वाला कंपाउंड, बस इसमें ये आता है कंपाउंड से क्वेश्चन पूछते हैं, ये वाले कंपाउंड ऐसे जो डायरेक्ट पूछे जाएंगे, आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। Cr2O7 -2 हो गया। ये क्या होता है, डाइक्रोमेट होता है भाई, ये क्या होता है, डाइक्रोमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डी ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला है। Cr2O7 -2 डाइक्रोमेट रहेगा ये, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, इसकी बनती है 2 CrO4 -2 विनिट joined by कॉमन ऑक्सीजन क्या होती है, 2 यूनिट जुड़ी रहती है। कैसे जुड़ेगी, Cr2 -2 की बात हो रही है, मैं लिखूंगा Cr, इसमें कितने -2 के 2 ऑक्सीजन है, मतलब सिंगल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन जुड़े रहेंगे। एक तो ऑक्सीजन ये वाला हो गया, एक ऑक्सीजन ये वाला हो गया, 2 कैसे जोड़ूंगा, डबल बॉन्ड से, ठीक है। ये वाला हो गया। ये इधर भी ले लूंगा मैं,
क्या लूँगा, Cr डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये वाला हो गया जी। इसमें कोई दिक्कत है क्या? बोलो यहाँ पे 3 लिखा मैंने, यहाँ पे 4 लिखा, ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन से, इसके पीछे क्या रीजन है, O- हो गया, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा ये वाला। मतलब क्या लिखाई थी मैंने, ज्वाइन बाई कॉमन ऑक्सीजन के, ये वाला कॉमन होता है इसमें ऑक्सीजन, कौन सा, ये वाला इसमें क्या होता है, कॉमन होता है। 3 ऑक्सीजन इधर जुड़े रहेंगे, 3 ऑक्सीजन इधर जुड़े रहेंगे, ये वाला कॉमन ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ इसके बारे में, ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, होता है 126 डिग्री का, 126 डिग्री का होगा। और आपको मैंने बताया था जो लास्ट वाले 3 के इधर के जो ऑक्सीजन है और साइड इधर के 3 ऑक्सीजन है, ये क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं, टर्मिनल, ये कौन से होते हैं, टर्मिनल। तो ध्यान रखना हमेशा, जो इधर के 3 6, कौन से, टर्मिनल 6 ऑक्सीजन की। भैया अगर मैं बात करूं बॉन्ड लेंथ की, तो क्या होती है, बॉन्ड लेंथ इनकी सेम होती है, ठीक है जी, सेम होती है। क्योंकि आपको पता होगा सिंपली कि भैया ये वाली तो एल्फा कहलाती है, ये वाली कहलाती है बीटा। तो याद रखना, सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होता है। साइज की बात करें अपन, लेंथ की बात करें, सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड से। तो हमेशा ध्यान रखना, एल्फा और बीटा की बात करो तो एल्फा का ज़्यादा होगा, मतलब ए सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड की बात हो रही है तो एल्फा का ज़्यादा रहेगा बीटा से बॉन्ड लेंथ। और इनकी जो बॉन्ड लेंथ है इन 3 की, इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी चारों की। ये वाला होगा काम आपका। बस इसकी स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कौन सी यूनिट जुड़ेगी, कॉमन से जुड़ेगी, पूछ लेगा टर्मिनल 6 ऑक्सीजन है, बॉन्ड लेंथ सेम होगी या नहीं होगी, आपको सेम बतानी। आपको पूछ रहे एल्फा बीटा में से कौन सा ज्यादा होगा, आपको सिंगल बॉन्ड देख लेना, एल्फा ज्यादा होगी बीटा से, ठीक है जी। ये वाला काम करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और कंपाउंड में जैसे मैं बता दूं आपको, ये वाला, इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। MnO4, एक होता है भैया ClO4-, ठीक है। इसके बारे में बात करूंगा तो ये वाले दो को भैया, ये वाला होता है पर मैग्नेटिक, ये होता है पर क्लोरेट, ये पर मैग्नेटिक हो गया, ये पर क्लोरेट हो गया। इसकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा, पहले बताई दी मैंने आपको, ये वाला हो गया। इसकी बात करता हूँ ClO, स्ट्रक्चर की बात हो जाएगी, कोई दिक्कत है क्या? अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल हो गया। साथ में आइसो स्ट्रक्चर भी है, आइसो स्ट्रक्चरल। ये ध्यान रखनी, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बिल्कुल आराम से काम कर देगी आपका, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपनी स्ट्रक्चर पॉइंट खत्म हो गया, अब अपना आता है मेथड। सेकंड नंबर पे मेथड की बात की, मेथड। इनका मेथड क्या होता है, मेथड ये होता है, लिखो MnO2 ईटेड विद KOH and O2 ग्रीन सबस्टांस फॉर्म, ये वाली होती है। लिखो कैसे लिखेंगे, देखो MnO2 लिया मैंने, साथ में किसके बेस में, O2, ठीक है जी, एक KOH लगा दिया मैंने। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीन सब्सटेंस बनेगा, ठीक है, ग्रीन सब्सटेंस बनेगा। मतलब ग्रीन कौन सा होता है, K2, बताया था मैंने, K2MnO4, उधर कलर लिखाया था आपको, K2MnO4 ग्रीन बनेगा, K2MnO4 बनेगा। ये बनने के बाद में इस हाइड्रोजन एक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या बनेगा, पर्पल। अब पर्पल का बताओ कौन सा होता है, KMnO4-2, ये वाली चीज़ें बनेगी। इसका स्ट्रक्चर होगी बनाने की, इसमें कोई दिक्कत है क्या, सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। इजी वे में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं बात करूँ MnO2 की, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पायरोलुसाइट इसको बोलते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको करनी पड़ेगी और बहुत ईजी वे में काम भी आपका हो रहा है, ठीक है। बनाने का मेथड वही है एक। उसके बाद लिखो प्रॉपर्टी, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे। अब प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट कैसे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, मतलब टेस्ट ऑफ Cl। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट की बात हो जाएगी, ये वाली प्रॉपर्टी है, उसमें कहाँ का टेस्ट करते हैं अपन, टेस्ट करते हैं टेस्ट ऑफ Cl, कहाँ का Cl- क्लोरीन का टेस्ट हो रहा होगा इसमें, ठीक है जी। इसमें आराम से करो यार, चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। एक रिएक्शन इसमें फॉर्म होती है, रिएक्शन कैसे होती है, जैसे मैं लेता हूँ K2Cr2O7, ठीक है। अब इसकी प्रेजेंस किसकी लेंगे, NaCl की, साथ में क्या लेंगे, H2SO4। K2Cr2O7 रहेगा, NaCl की प्रेजेंस में, सीधे साथ में H2SO4 के साथ में अपन रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा रेड वेपर, ठीक है ना। रेड वेपर का मतलब क्या होता है,
O2Cl2 ये वाला कंपाउंड बनेगा जी। इसके बाद में इसको अपन हीट देंगे, बाद में गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा Na2CrO4 ये वाला बना लेगा, ये वाला कंपाउंड बनाएगा। ये कैसा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, एलो सॉल्यूशन। ये रिएक्शन से इंपॉर्टेंट सी सादा रिएक्शन है, जिससे पूछा जा सकता है कभी भी क्वेश्चन। तो इन रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान में रखो, बाकी तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। और सेकंड थर्ड नंबर की जो प्रॉपर्टी है कौन सी थी, फर्स्ट ये वाली, सेकंड वाली रिएक्शन होगी, और थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी ये वाली है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं भैया ये, ऑक्सीडाइज भी करते हैं चीज़ों को। कैसे करेंगे देखो, कि अगर मैं लेता हूँ एसिडिक KMnO4 लेता हूँ, ये क्या बनाएगा Ra, ठीक है जी। Ra के साथ में देगी, इसका कलर कौन सा था, पर्पल, ये क्या बना देगा Mn+2 बना देगा। इस तरह से करो। कभी कभी अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ एसिडिक, मतलब ये आपको ये चीज़ें रिएक्शन ध्यान रखो, काम चलेगा, इतना ध्यान रखना भाई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है कौन सा, ये वाली चीज़ें मैंने बताई आपको, ठीक है। एसिडिक KMnO4 मैंने लिया, ठीक है। या फिर मैं लूँ, यहाँ लिखता हूँ एसिडिक K2Cr2O7, दोनों में से मैं कौन सा ले लूँ, या तो ये या फिर ये। तो ये क्या बनाएगा, अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ प्रेजेंस किसकी लूँगा, NaNO2 की प्रेजेंस लूँगा, तो भैया ये दो तीन चीज़ें बना सकता है। क्या क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaNO3, साथ में क्या बनाएगा Mn+2 ये बना सकता है। अगर मैं मान लीजिए ये तो NaNO2 लिया, इसके साथ कराई मैंने, अगर मैं नीचे वाले के साथ में कराऊंगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaNO3 प्लस Cr+3, ये वाली चीज़ें बनाएगी। देखो इसके साथ मैंने ये लिया तो ये वाला बना, इसके साथ मैंने ये वाला लिया प्रेजेंस में किसकी, ये वाला Na2 की बाद में, ठीक है जी। ये वाला बनाएगा, इस तरह से चीज़ें चलेगी। बाद जिसमें आपका ये चीज़ें खत्म हो चुकी है, और कल की लास्ट क्लास है अपनी जिसमें F ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। D ब्लॉक अपना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, छोटे से एक आध पॉइंट है तो मैं करा दूंगा, ठीक है। बाकी आपका D ब्लॉक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब F ब्लॉक करेंगे लास्ट क्लास में, F ब्लॉक खत्म हो जाएगा। इसी तरह बने रहना, और अपनी 3 तारीख से, आज तो ये क्लास है, कल 2 क्लास आएगी, ठीक है जी। 2 तारीख और 3 तारीख से आपका चालू हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत पावर के साथ, बहुत एनर्जी के साथ में ऑर्गेनिक को शुरू करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से काम आपका बनेगा, ठीक है जी। इस तरह बने रहना, प्यार बनाए रखना मेरे ऊपर, और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।